हाय एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं पोएम की लाइनों से, और ये आपके मॉक टेस्ट थर्ड होगा। ठीक है, मॉक टेस्ट ये आपका थर्ड होगा। एंड इस मॉक टेस्ट में हम क्या पढ़ेंगे, जैसे कि मैंने वो पोइट्री वाला रिवीजन कराया था ना, उनके वर्क डेट, उनका बर्थ एंड डेट राइटर के, तो वो हमने 50 कर लिया था। तो अभी भी ये पोइट्री का ही सेक्शन है। एंड पोइट्री के सेक्शन में आज के इस वीडियो में हम लाइन के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, कि जितने भी पोइट्री सेक्शन के राइटर हैं उनकी जो पोयम है उनकी फर्स्ट लाइन एंड उनकी लास्ट लाइन इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं। तो पहले फर्स्ट एंड लास्ट को क्लियर करेंगे, क्योंकि ज़्यादातर मोस्टली अगर देखा जाए ना तो मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट वाला लाइनें ज़्यादा पूछी जाती है एग्ज़ाम में। जैसे कि अभी तक अगर हम बैक में जाएँ, सारे एग्ज़ाम्स को देखें तो वहाँ पे ये होता है कि फर्स्ट एंड लास्ट लाइनें ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं, जो बार बार हम पढ़ते हैं। तो पहले इसको रिवीजन हम कर लेते हैं, उसके बाद राइटर पोएम के अंदर की जो लाइनें इंपॉर्टेंट होंगी वो हम उसका फिर प्रैक्टिस करेंगे। ठीक है, तो आज के इस वीडियो में जितने भी राइटर हैं, आपके पोइट्री सेक्शन की सिर्फ बात कर रही हूँ मैं, इसमें ना ड्रामा है, ना ही प्रोज, ना ही फिक्शन, ओनली पोइट्री सेक्शन के ही राइटर अभी चल रहा है। रिवीजन हो रहा है तो सिर्फ पोइट्री सेक्शन का ही रिवीजन करेंगे, तब हम ड्रामा में पहुँचेंगे। ठीक है, तो पोइट्री सेक्शन के जितने भी राइटर हैं, जितने भी राइटर की जो पोएम है उनकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन इस वीडियो में हम देखेंगे। तो अपना स्कोर लास्ट में ज़रूर शेयर करना। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन है। एंड अगर आपका 50 आउट ऑफ 50 आ रहा है, अगर आपका 50 क्वेश्चन है तो 59 आ रहे हैं, 57 आ रहे हैं, 55 आ रहे हैं, तब भी बहुत बढ़िया आप कर रहे हो। ऐसा नहीं है कि बहुत बढ़िया नहीं कर रहे, तब भी बहुत बढ़िया कर रहे हो। ठीक है, जैसे कि 50 क्वेश्चन है तो 50 क्वेश्चन में क्या होगा कि अगर आपका जैसे 49 आ रहा है या फिर 47 आ रहा है, 45 आ रहा है, तब भी ठीक है, 45 तक ठीक है, 40 भी आ रहा है तब भी ठीक है। इससे ये पता चलेगा ना कि आपकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पूरी तरह से क्लियर है हर पोएम की। तो सबसे पहले फर्स्ट एंड लास्ट लाइन को हम रिवीजन करेंगे, देखते हैं कितना आपने स्कोर, मतलब कितना आप स्कोर करोगे। और अपने आप को भी ये आप चेक करिएगा कि आप कितना स्कोर कर पा रहे हो, आप कितना पहचान पा रहे हो, कितना फाइंड आउट कर पा रहे हो कि कौन सी लाइनें किस पोएम की हैं। ठीक है, सो स्टार्ट करते हैं सेशन को। फर्स्ट टाइम चैनल को वॉच कर रहे हैं तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिए। इस चैनल पर आपको ना LT ग्रेड की पूरी तैयारी कराई जा रही है, फ्री ऑफ कॉस्ट कराई जा रही है, जिसमें से 65 वीडियो पढ़ चुकी है जो कि थ्योरी की है। कल हमने कांता पूरा कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, इसलिए इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। हिना इंग्लिश क्लासेस एंड सारी थ्योरी क्लासेस, जो बच्चे नए हैं, जो बच्चे फर्स्ट टाइम इस वीडियो को वॉच कर रहे हैं, उनको मैं बता रही हूँ। बार बार डेली कहने का मतलब ये है, पुराने बच्चों को नहीं बोल रही, अपने जो बच्चे नए हैं, जो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, उनको बता रही हूँ कि 65 वीडियो ऑलरेडी पढ़ चुकी है आपके यूट्यूब चैनल पर। वो भी क्या है, फ्री ऑफ कॉस्ट है, LT की थ्योरी की क्लासेस। तो आप जाके वहाँ पे, अगर आपने नहीं अभी तक तैयारी की है या फिर छूट रहा है कुछ, तो वहाँ पे जाके आप ज़रूर देखिए, चेकआउट करिए। ठीक है, बाकी प्रैक्टिस की भी तैयारी, प्रैक्टिस भी हम रिवीजन कर रहे हैं, तो सारी वीडियो आपको वहीं पे LT वाले में मिल जाएगी। थ्योरी भी और प्रैक्टिस की जो वीडियो होगी वहीं पे मिल जाएंगी। ठीक है, तो अभी हम पोइट्री सेक्शन को रिवीजन कर रहे हैं। सो स्टार्ट करते हैं। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। अपना फीडबैक जैसे फीडबैक आप दे रहे हो ना, उसी ऐसे ही फीडबैक देते रहिए और लाइक भी किया करिए। मैंने देखा है कि जो थ्योरी वाली क्लासेस हैं उसमें लाइक बहुत कम है, तो लाइक ज़रा कीजिए, ताकि मेरे अंदर जो मतलब आप लोग मोटिवेट करेंगे। लाइक से क्या होता है, मोटिवेशन मिलता है। ठीक है, तो वो जब आप लाइक करते हो ना तो मोटिवेशन मिलता है, तो जिससे क्या होती है ना, और भी वीडियो बनाने का मन करता है। ये रहता है कि नहीं, बच्चों का पूरा कंप्लीट कराना है, बच्चे डिपेंड है, तो उनको पूरा कंप्लीट करा के उनको रिवीजन कराना है, फिर ये आती है। ठीक है, और इतना प्यार दे रहे हैं, इतना प्यार सम्मान सपोर्ट कर रहे हैं, तो क्यों ना हम भी सोचें उनके बारे में। ठीक है, वैसे मैं सोचूंगी, चाहे आप लाइक करो या ना करो, क्योंकि जो मैंने कह दिया है कि हाँ कंप्लीट कराना है तो सो कंप्लीट कराना है, रिवीजन कराना है तो रिवीजन कराना है। मेरा जो काम है वो मैं करूँगी। ठीक है, चलिए फिर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर बहुत हो गया है। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज, आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट। बताना है, ये काफ़ी इजी भी है और इजी से ही हम स्टार्ट करेंगे। फर्स्ट लाइन है, लास्ट लाइन है, इतना बता दे रही हूँ। इसमें फर्स्ट और लास्ट लाइन है, और फर्स्ट एंड लास्ट लाइन भी है, और जो इम्पोर्टेंट ज़्यादा है ना उसके 2-4 लाइनें और भी हैं, मतलब जो पोएम ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो लाइनें हैं ना, वेन इन डिसग्रेस विद फॉर्चून एंड मेन साइज, आई ऑल अलोन बिवीव माई आउटकास्ट स्टेट, ये जानते हो ये शेक्सपियर की सोनेट 29 की फर्स्ट लाइन है। और इस पोएम में जो पोएट है वो अपनी गरीबी और अपने फॉर्चून से बहुत दुखी हैं, और वो कहते हैं कि जब वो खुद को वो बदकिस्मत फील करते हैं तो उन्हें लगता है कि समाज या लोगों की नज़रों में उनकी कोई इज्जत नहीं है।
डिस्ग्रेस इन मैंस आइज, तो वो अकेले बैठकर अपनी इस हालत पर रोते हैं, वी वीप माई आउटकास्ट स्टेट, लेकिन बाद में वो अपने प्रेमी को याद करके खुश हो जाते हैं। तो ये सोनेट 29 है। थोड़ा थोड़ा मैं रिकॉल कराते चलूँगी, हर क्वेश्चन को मैं रिकॉल कराऊंगी किस क्वेश्चन के पीछे क्या कहानी थी, ताकि आपको रिकॉल हो। पढ़े तो मतलब आपने ऑलरेडी सब पढ़ा है, बस क्वेश्चन के थ्रू मुझे थोड़ा थोड़ा रिकॉल कराना है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे। When my love swears that she is made of truth, I do believe her though I know she lies. यहाँ पे बताना है कि ये किस सोनेट की फर्स्ट लाइन है, मतलब किस पोएम की फर्स्ट लाइन है ये, ठीक है, ये बताइएगा। सोनेट 29 है, ठीक है, तो ये बताना है ये लाइनें किस पोएम की है। सोनेट 29 है, दी कैनोनाइजेशन है, सोनेट 130 है, माई लास्ट टचेस है। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये शेक्सपियर की सोनेट 138 है, बता दे रही हूँ। इसमें पोएट और उनकी जो बिलेवेड है, ठीक है, उनके बीच एक कॉम्प्लिकेटेड रिलेशनशिप को दिखाया गया है। पोएट कहते हैं कि जब उनकी जो प्रेमिका है वो कसम खाती हैं, उनकी जो बिलेवेड है वो कसम खाती हैं, तो वो वफादार और सच्ची हैं, तो पोएट उस पर विश्वास करने का क्या करते हैं, नाटक करते हैं। आई डू बिलीव हर, भले ही वो जानते हैं कि वो झूठ बोल रही है, दो आई नो सी लाइज, वे दोनों एक दूसरे को झूठ को मतलब दोनों वो क्या मतलब वे दोनों एक दूसरे के झूठ को सच मानकर खुश रहते हैं। सो सोनेट 138 की लाइन है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे। फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग एंड लेट मी लव, ये बताना है कि ये किस पोएम की फर्स्ट लाइन है, ये बता दे रही, ये पोएम की फर्स्ट लाइन ही है। फॉर गॉड सेक, ईश्वर के लिए, होल्ड योर टंग, अपना मुंह बंद रखो, एंड लेट मी लव, और मुझे प्यार करने दो। ऐसा किसने कहा है, ये मैंने पढ़ाया भी है, सारी पोइट्री को कवर किया है कुछ ही को छोड़कर। सनराइजिंग का है, कैनोनाइजेशन का है, वेलेडिक्शन फॉरबिडिंग मॉर्निंग का है, टू हिज क्वाय मिस्ट्रेस का है, बताना है। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और बहुत ही ड्रामेटिक लाइनें हैं और फेमस लाइनें हैं। इसमें जो पोएट हैं यानी कि जो प्रेमी है यानी कि पोएट ही हैं, वो एक क्रिटिक या दोस्त पर चिल्लाते हैं। यहाँ पे वो किसको कह रहे हैं, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग। आखिर ये किसी ना किसी से तो बात कर रहे हैं, कोई इनको इंटरप्ट कर रहा है प्यार करने में, तभी वो उसे कह रहे हैं कि भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो, है ना, यही तो बात कर रहे हैं। तो चाहे वो कोई दोस्त हो सकता है, कोई क्रिटिक हो सकता है, उनको वो बोल रहे हैं कि भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो और लेट मी लव यानी कि मुझे प्यार करने दो। वो चाहते हैं कि लोग उनके प्यार में दखल ना दे, चाहे दुनिया कुछ भी हो रहा हो, चाहे दुनिया में कुछ भी हो रहा हो। तो ये दी कैनोनाइजेशन की लाइन है। एक चीज़ याद रखना, जो अब ये डन की है, जॉन डन की है, और जॉन डन की जो पोएम होती है वो एब्रप्ट वे में शुरू होती है, यानी कि अचानक से शुरू होगी उनकी पोएम, और ऐसा लग रहा है कि वाकई में पोएट की किसी से आर्ग्यूमेंट हो रही थी, ऐसा शुरू होगी। ऐसा क्यों शुरू होती है, इनकी पोएम क्यों शुरू होती है, ताकि जो रीडर है, हम जैसे जो रीडर हैं, उनका ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए अचानक से इनकी पोएट्री शुरू होती है। जैसे ये की फर्स्ट लाइन है, फॉर गॉड सेक होल्ड योर टंग, है ना, भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो। अब हम ये पढ़ रहे हैं तो इसका मतलब गॉड और कोई वो क्रिटिक होगा, चाहे वो पोएट के दोस्त होंगे जिससे पहले से आर्ग्यूमेंट चल रही होगी, तभी वो कह रहे हैं भगवान के लिए अपना मुंह बंद रखो, मुझे प्यार करने दो। तो ये एब्रप्ट वे में स्टार्ट होती है ताकि रीडर का ध्यान अपनी तरफ खींचने के लिए। तो ये ध्यान रखना, डन की यही खासियत है इनकी पोएट्री की। नेक्स्ट वन पे आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द फिनिक्स रिडल हैथ मोर विट बाय अस, वी टू बीइंग वन आर इट। ये बताना है ये किस पोएम की लाइन है। दी कैनोनाइजेशन है, पैराडाइज लॉस्ट है, ओडन अग्रेशन अर्न है, सेलिंग टू बाई जेंटियम है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है और बहुत ही इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन है, ध्यान रखना। फर्स्ट एंड लास्ट लाइन है। ये समझ लो कि आज के इस वीडियो में पोएट्री सेक्शन की जो फर्स्ट और लास्ट लाइन रहेगी ना, वो आपकी कंप्लीट है, रिवीजन हो गया आपका। एक दो बार देख लेना, उसके बाद क्या होगा, रिवीजन पूरा कंप्लीट हो जाएगा आपका। ओके, तो इसी तरह हम रिवीजन करेंगे, लेकिन हाँ तभी जब तक आपका सपोर्ट एंड प्यार मिल रहेगा तभी तक, है ना, क्योंकि भाई मुझे भी तो मोटिवेशन मिलना चाहिए ना, आपको मोटिवेशन चाहिए। हर टीचर के पास आप जाते हो मोटिवेट करने के, ताकि हमें मोटिवेशन मिले, है ना, कि मैम मोटिवेट करिए। अभी एग्ज़ाम नहीं होता है तो मोटिवेशन चाहिए पढ़ने के लिए, तो हमें भी तो वीडियो बनाने के लिए, पढ़ाने के लिए मोटिवेशन चाहिए, वो आप करेंगे। इसलिए अपना मोटिवेशन देते, कैसे देंगे, लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके, फीडबैक दे के, इस तरह मोटिवेशन मिलता है।
ठीक है, तो ये ध्यान रखना। जैसे कि मैंने थ्योरी क्लास कराई थी, तो थ्योरी क्लास तो करा रही हूँ आपके यूट्यूब पे, लेकिन थ्योरी क्लास के जो इम्पोर्टेंट MCQs हैं वो मैंने बनाए हैं। 5000 प्लस MCQs मैंने बनाया है, 5000 प्लस MCQs। ये PDF है, ठीक है, ये PDF है। इसमें आपको 5000 प्लस MCQs रहेंगे, और इसमें जानते हो क्या होगा, ये टॉपिक वाइज है। ये जो MCQs है ये आपको टॉपिक, हर टॉपिक से लगभग 20 क्वेश्चन, 30 क्वेश्चन, 40 क्वेश्चन या 50 क्वेश्चन इस तरह है हर टॉपिक, और हर टॉपिक के बाद उसका आंसर की है, ठीक है। और ये PDF ना प्रिंटेबल है, ये भी ध्यान रखना। ये जो PDF है ये प्रिंटेबल है, इसमें 447 पेजेस हैं, ये भी ध्यान रखना। ये कितने में मिलेगी आपको, 249 में, जिसमें डिस्काउंट भी हो सकता है, ठीक है। तो 249 में ये PDF आपको मिल जाएगी, जिसमें डिस्काउंट भी होता है। तो ये ध्यान रखना। अगर आपको ये PDF चाहिए तो ये PDF आप ना 8081848735 पे आप व्हाट्सअप करके इस PDF को ले सकते हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट PDF है। मैं चाहूँगी डिस्काउंट इसलिए दिया जा रहा है ताकि आप ना इस PDF को ले, हर बच्चे के पास ये PDF होना चाहिए। टॉपिक वाइज MCQs है, अगर आपने अच्छे से थ्योरी पढ़ी होगी तो इस MCQs को आप कर सकते हैं बहुत अच्छे से। आते हैं क्वेश्चन पे। तो अब तक आप लोग फाइंड आउट कर ही लिए होंगे। फिनिक्स एंड रिडल हैथ मोर विट बाय अस वी टू बीइंग वन मोर आर इट। ये किसकी लाइन है, तो ये भी याद रखना। ये जो लाइनें हैं ना, ये भी बहुत ड्रामेटिक लाइन है, एंड ये लाइन जॉन डन की दी कैनोनाइजेशन से ही है। ये भी लाइनें फिनिक्स रिडल जब वो कंपैरिजन करते हैं, यहाँ पे पोएट जो है ना अपनी और अपनी जो बिलबेड है उनकी तुलना ना फिनिक्स से करते हैं। फिनिक्स एक बर्ड होती है, एक पक्षी है, उससे करते हैं। माना जाता है कि जो फिनिक्स है ना, ये जो बर्ड है ना, ये जलकर मरता है और फिर अपने ही राख से जिंदा हो जाता है। तो पोएट कहते हैं कि हम दोनों भी प्यार में एक हो गए हैं और हमारा प्यार फिनिक्स की तरह अमर है जो बार बार जी उठता है। तो फिनिक्स एक बर्ड है, एक बर्ड से करते हैं ये अपनी और अपनी बिलबेड की तुलना। तो जॉन डन के कुछ यही खासियत है उनकी कंसीट वाला, वो एकदम दो अलग अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, दो एकदम अलग चीज़ों की तुलना करते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, दी कैनोनाइजेशन। दे ऑल्सो सब हु ओनली स्टैंड एंड वेट, इसमें बताना है काफ़ी। ऑन हिज ब्लाइंडनेस का एक चीज़ ध्यान रखना। अभी तो इसमें हमने लास्ट लाइन लिया है, लेकिन नेक्स्ट में अगर मैं इसका फिर से और पोइट्री वाला सेशन लेके आऊँगी तो ऑन हिज ब्लाइंडनेस की सारा जितनी भी लाइनें हैं ना, 14 लाइन है ना, उसमें 14 लाइन्स है। 14 लाइन्स को आपने पूरा रट लेना है। आ सकता है क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट पोएम है मिल्टन की। ये एक एक लाइन पूछ लेता है इसमें, इसकी एक एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए 14 लाइन्स को आप अगर चाहते हो ना तो उसको रट्टा ही मार लो, क्योंकि वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये लाइनें आपकी ऑन हिज ब्लाइंडनेस की है, मिल्टन के है, ठीक है। मिल्टन अंधे हो गए हैं, दुखी थे, अब वह गॉड के लिए कविताएं नहीं लिख पाएंगे, पोइट्री नहीं लिख पाएंगे, लेकिन फिर भी उनकी जो पेशेंस है, मतलब उनकी जो अंतर आत्मा है वो आंसर देती है कि गॉड को इंसान के काम की ज़रूरत नहीं है। वे लोग भी गॉड की सेवा करते हैं जो पेशेंसली खड़े रहते हैं और अपनी बारी का इंतज़ार करते हैं, यानी कि ईश्वर की मर्जी वो स्वीकार करते हैं। तो ये लाइनें काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। इसकी फर्स्ट लाइन याद रखना, व्हेन आई कंसिडर, इसकी फर्स्ट लाइन है इसकी फर्स्ट लाइन वही है, व्हेन आई कंसिडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट। ये वो फर्स्ट लाइन है, ये लास्ट लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ऑफ मैंस फर्स्ट डिसओबीडियंस एंड द फ्रूट ऑफ दैट फॉरबिडन ट्रू। ये किसकी फर्स्ट लाइन है, ये जॉन मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की फर्स्ट लाइन है। इजी है इसलिए बता दे रही हूँ क्योंकि सभी को पता होगी। यहाँ मिल्टन पोइट्री का ये थीम बता रहे हैं, ठीक है। इस लाइन में मिल्टन जो है कि पोइट्री वो किस पे लिखने जा रहे हैं, इसका वो विषय बता रहे हैं, ठीक है। वे बताते हैं कि जो मनुष्य है फर्स्ट डिसओबीडियंस, यानी कि मनुष्य की पहली अवज्ञा की कहानी सुनाएंगे। मनुष्य ने जब पहली बार कोई बात नहीं मानी है वो कहानी सुनाएंगे। जब एडम और ईव ने गॉड की आज्ञा तोड़कर, गॉड ने एक आज्ञा दिया था कि वो चीज़ें नहीं करनी है, लेकिन एडम ईव ने गॉड की ये आज्ञा तोड़कर वो फॉरबिडन फ्रूट खा लिया था, जिससे दुनिया में दुख और मौत आई। नेक्स्ट पे आएंगे, द माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस एंड इट सेल्फ कैन मेक अ हेवन ऑफ हेल अ हेल ऑफ हेवन। इंपॉर्टेंट है तो ये भी ले लिया है। तो ये भी आपके पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की ही लाइन है। एक चीज़ ध्यान रखना, इसमें इंपॉर्टेंट ये हो सकता है कि बुक 1 की लाइन है, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो लाइनें हैं ना, ये कहता कौन है, स्पोकन बाय शैटन। काफ़ी पावरफुल डायलॉग है। और जब शैटन को कब बोलता है, ये लाइनें ध्यान रखना, जब शैटन को ना हेवन से निकाल कर हेल में फेंक दिया जाता है तो वो कहता है कि मतलब जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता,
प्लेस है ना, जो जगह से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मन अपनी जगह है, माइंड इज़ इट्स ओन प्लेस, मन अपनी जगह है, यानी हमारा दिमाग इतना पावरफुल होना चाहिए कि वो हेल को भी हेवन जैसा फील करवा सकता है, बशर्ते हमारी इच्छा शक्ति मजबूत होनी चाहिए, ऐसा कहना है किसका, शैटन का। नेक्स्ट वन पे आएंगे, बेटर टू रेन इन हिल देन सर्व इन हेवन, अगेन पैराडाइज लॉस्ट बुक 1 की लाइन है अगेन। तो ये भी लाइनें कौन कहता है, ये भी स्टेटमेंट सैटर्न का ही है, और ये उसके जो रेवोल्यूशन है, नहीं रेवोल्यूशन नहीं बोल सकते, ये उसके जो विद्रोह है ना, विद्रोह और जो उसका अहंकार है उसकी इमोशन को दिखाता है। सैटर्न कहता है कि हेवन में गॉड का नौकर बनकर रहने से लाख गुना अच्छा है कि हेल में राजा बनकर रहा जाए। वह आज़ादी को गुलामी से बेहतर मानता है, चाहे वो आज़ादी नर्क में ही क्यों ना मिले। ठीक है, तो ये लाइनें हैं, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम द एमरस कॉजेज स्प्रिंग, व्हाट माइटी कंटेस्ट राइज फ्रॉम ट्रिवियल थिंग्स। ये सारे इंपॉर्टेंट लाइनें हैं, ध्यान रखना। अब ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं, रेप ऑफ द लॉक की है, एन एसे ऑन मैन की है, मैक फ्लैक्नो या डंसियड, किसकी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये। व्हाट डायर ऑफेंस फ्रॉम एमरस कॉजेज स्प्रिंग, तो ये ध्यान रखना, ये जो लाइनें हैं ना, यहाँ पे एमरस कॉजेज है, ये पॉइंट्स याद रखना, ट्रिवियल थिंग्स को याद रखना। ट्रिवियल थिंग्स के लिए एक लड़ाई हो जाना किस में है, तो ये अलेक्जेंडर पोप की पोयम है, द रेप ऑफ द लॉक की फर्स्ट लाइन है, इनिशियल लाइन है, ये ध्यान रखना। और पोप इसमें ना मॉकरी करते हुए कहते हैं, मॉकरी मतलब व्यंग करते हैं कि प्यार के मामलों में, यानी कि एमरस कॉजेज, प्यार के मामलों में कितने भयानक अपराध हो जाते हैं और कितनी ट्रिवियल थिंग जैसे कि बालों की लट काटना, उससे बड़ी बड़ी लड़ाइयाँ शुरू हो जाती हैं। तो रेप ऑफ द लॉक की ये लाइनें हैं, शुरुआती लाइन है, ध्यान रखना, व्हाट डायर ऑफेंस फॉर एमरस कॉजेज। नेक्स्ट वन पे आएंगे, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और ये सभी के टिप्स पर होंगी ये लाइनें। द कर्फ्यू टॉल्स द नेल ऑफ पार्टिंग डे, द लोविंग हार्ट विंड स्लोली ओवर द ली। ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं, ओ टू इवनिंग टिंटनबे डोवर बीच या कंट्री चर्च यार्ड। तो ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं और सभी के टिप्स पर ये लाइनें होंगी। तो ये भी आपके थॉमस ग्रे की फेमस पोएम है एलिजी, रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड की इनिशियल लाइन है, स्टार्टिंग लाइनें हैं ये। ठीक है, फर्स्ट लाइन है। इसमें ये थॉमस ग्रे क्या बताते हैं, इसमें ना शाम के जो शाम का जो एटमॉस्फेयर है, शाम का जो माहौल है ना, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। यहाँ पे ये कर्फ्यू की बात करते हैं, कर्फ्यू मतलब शाम की घंटी मतलब दिन के ख़त्म होने का संकेत दे रही है। और यहाँ पे एक वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, लोविंग हार्ट मतलब जो रंभाते हुए हर्ड होते हैं, जो पशु होते हैं, धीरे धीरे वो कहाँ जा रहे हैं, ली से अपने कहाँ लौट रहे हैं, घर लौट रहे हैं, यानी कि ली मतलब घास का मैदान, चारागाह बोल सकते हो। तो धीरे धीरे वो चारागाह से घर लौट रहे हैं। ये काफ़ी सैड, काफ़ी शांत माहौल बनाता है। तो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड की लाइन है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द पाथ्स ऑफ ग्लोरी लीड बट टू द ग्रेव। ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है और ये भी ध्यान रखना, प्रोस्पाइस की लाइन है कि कंट्री चर्च यार्ड ऑबिच्यूरी की इन मेमोरियम ऑफ WB इट्स, किसकी लाइनें हैं ये बताना है। तो ये भी थॉमस ग्रे की एलजी की सबसे सबसे फेमस लाइन है। पोइट कहते हैं, इसका मतलब क्या हुआ, पोइट कहते हैं ये सबसे लास्ट लाइन है, ठीक है, कंट्री चर्च यार्ड की ही लास्ट लाइन है ये, लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। पोइट कहते हैं चाहे इंसान कितना भी अमीर हो, चाहे कितना भी रिच हो, चाहे कितना पावरफुल हो, या उसने कितनी भी शानदार राहें, पाथ ऑफ ग्लोरी मतलब शानदार राहें चुनी हो, एट द एंड क्या होता है, सब कुछ कहाँ जाता है, सब कुछ कब्र की तरफ ही जाता है। मीन्स सब कुछ कब्र पर ही ख़त्म होता है। मतलब जो डेथ है, जो मौत है, वो चाहे अमीर हो चाहे गरीब, वो भेदभाव नहीं करती कि ये अमीर है इसको नहीं लेके जाना है, ये गरीब है इसको नहीं, अमीर हो चाहे गरीब, मौत तो आनी है, वो तो तय है। यहाँ पे कहने का मतलब है चाहे कितना भी कोई अमीर हो, चाहे कितना भी पावरफुल हो, चाहे कितना भी उसने शानदार राहें चुनी हो, लास्ट में सबकी राहें कहाँ जाती हैं, कब्र पर ही ख़त्म होती हैं। तो ये कंट्री चर्च यार्ड की लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, फुल मेनिया जेम ऑफ प्योरेस्ट रेस सीरीन, द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशन बियर। ये भी मैंने पढ़ाया है एलजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड को, यहाँ पे ये भी बहुत अच्छे से मैंने पढ़ाया है, ठीक है। अब ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। फुल मेनिया जेम ऑफ प्योरेस्ट रेस सीरीन, द डार्क अनफैदम्ड केव्स ऑफ ओशियन बियर। तो ये एलजी रिटन कंट्री चर्च यार्ड की लाइन है कि ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की वेस्टलैंड या ब्रिचेस। बताना है हमें किसकी लाइनें हैं। अभी इस पे एक और वीडियो आएगी, ठीक है, क्योंकि लाइनें इंपॉर्टेंट है तो लाइनों पे एक और वीडियो आनी चाहिए। अभी एक और वीडियो लाऊंगी इस पे।
उसके बाद पोइट्री सेक्शन हमारा रिवीजन खत्म हो जाएगा, फिर हम ड्रामा पे आ जाएंगे। तो ड्रामा में फिर वैसे ही रिवीजन कराऊंगी मैं। कैरेक्टर में भी ध्यान देना है, ड्रामा में कैरेक्टर भी हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें ध्यान रखनी है। ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें भी आपकी थॉमस ग्रे की एलजी से ही है। चीटिंग कोई नहीं करेगा। अगर आप एलजी पे लगा दिए हो तो दोबारा किसी और पे नहीं जाना। अगर आप इन तीनों में से किसी पे टिक किए हैं तो दोबारा एलजी पे मत जाइए। चीटिंग नहीं होनी चाहिए, ठीक है। ये थॉमस ग्रे के एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड से ही है। जो पोएट है ना, गांव के जो गरीब लोग थे, जो अनजान लोगों की तुलना छिपे हुए रत्नों से करते हैं। जेम, जेम मतलब कीमती रत्न। वो कहते हैं ना, जैसे समुद्र में, समुद्र की गहरी गुफाओं में कई रत्न छुपे हुए हैं। जैसे समुद्र की गहरी गुफाओं में, आप समुद्र की गहरी गुफाओं में लोग वहाँ तक नहीं पहुँच सकते ना, तो वहाँ पे कई रत्न ऐसे छिपे होंगे जो इंसानों से बेखबर होंगे ना, इंसान उसके बारे में नहीं जानते। उसी तरह जिन्हें कोई नहीं देखता, उसी तरह गांव के कई ऐसे प्रतिभाशाली, कई ऐसे टैलेंटेड लोग गरीबी और अवसर न मिलने के कारण दुनिया की नज़रों में आए बिना ही मर जाते हैं। यानी कि गांव में भी ऐसे लोग रहे होंगे जिनके अंदर काफ़ी टैलेंट रहा होगा, जो दुनिया की नज़र में उनका टैलेंट नहीं आया और वो ऐसे ही मर गए। लाइक उसी तरह जिस तरह समुद्र के गहरी गुफाओं में कोई कीमती रत्न छिपे हों और वो इंसानों की नज़र से दूर है। तो इस तरह वो कंपैरिजन करते हैं। तो एलजी रिटन इन अ कंट्री चर्च यार्ड, ध्यान रखना। 5 years have passed, 5 summers with the length of 5 long winters। किसकी लाइनें हैं? वेरी इजी। तो ये लाइनें भी आप ध्यान रखना है, टिंटन एबे में है। पोएट जो है वो 5 साल बाद उसी जगह यानी कि वाई नदी के किनारे वापस आए हैं और वो समय के बीतने पर जोर दे रहे, यानी कि समय बीत गया। 5 साल पहले भी 1793 में आए थे। 1793 में ये फर्स्ट टाइम टिंटन एबे आए थे। ठीक 5 साल के बाद 1798 में ये दोबारा से आते हैं। 1793 में ये आए थे तो यूथ थे, लेकिन 5 साल के बाद जब ये आते हैं तो थोड़ा अडल्ट हो जाते हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना। तो ये कहते हैं कि पोएट दोबारा से इसी जगह पर टिंटन एबे पे 5 साल बाद आए हैं, उसी वाई नदी के किनारे वापस आए हैं और टाइम के बीतने पर वो जोर देते कहते हैं कि 5 साल बीत गए और ये 5 साल उन्हें कैसा लगा? 5 लॉन्ग विंटर्स की तरह लगा, मतलब 5 लंबी सर्दियों जैसा फील हुआ, क्योंकि वो 5 साल से नेचर से दूर रहे और शहर में जब थे तो काफ़ी उदास थे। तो टिंटन एबे की लाइन है, ये ध्यान रखना है। हियरिंग ऑफन टाइम्स द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी, ये किसकी लाइनें हैं ये बताना है, ठीक है। तो ये लाइनें बतानी है। अगर ये नहीं समझ में आ रही है तो यहाँ से तो समझ में आ जा रहा होगा। द स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। तो ये भी आपकी लाइनें अगेन टिंटन एबे की ही है। पोएट कहते हैं, वर्ड्सवर्थ यहाँ पे कह रहे हैं कि जब वो यूथ में आए थे, यानी कि 5 साल पहले आए थे 1793 में, तब वो यूथ डेज में थे अपने और आए थे, तो नेचर सिर्फ उन्हें एक थ्रिलर लगी थी, एक रोमांच लगी थी। यानी कि वो नेचर को कैसे देख रहे थे? ऐसे जैसे हम लोग देखते हैं नेचर को, चलो बड़ा अच्छा सीन है, फ़ोटो निकालते हैं, ऐसा वैसा, मतलब नेचर को हम इस तरह। तो वर्ड्सवर्थ भी जब 1793 में गए थे, जब वो यूथ डेज में थे, तो नेचर को किसी की मतलब ऐसे ही देख रहे थे, एक रोमांच की तरह। नाउ ही इज़ मेच्योर। अब जब वो 1798 में गए हैं तो वो मेच्योर हो गए हैं। अब उनका जो नेचर का देखने का तरीका है वो थोड़ा बदल गया है। वैसे बदल गया है, स्टिल सैड म्यूजिक ऑफ ह्यूमैनिटी हो गया, यानी कि मानवता का जो शांत और उदास संगीत सुनाई उनको नेचर में देता है। यानी इसका मतलब ये हुआ कि वो नेचर के जरिए इंसान के दुख दर्द को भी समझने लगे हैं, नेचर को एकदम गहराई से वो देखने लगे हैं। नेचर के अंदर उनको अब दिखाई दे रहा है कि नेचर के अंदर कोई तो डिवाइन पावर है, ठीक है, कोई डिवाइन पावर है जो इंसान के दुख और दर्द को समझती है। जैसे हम लोग गॉड को मानते हैं, वर्ड्सवर्थ नेचर को गॉड मानते थे। उनको लगता था कि नेचर के अंदर कोई तो डिवाइन पावर है, ठीक है। जैसे हम समझते कि गॉड ही दुख दर्द सब कुछ गॉड देता है, गॉड ही हमें देखता रहता है हर टाइम, गॉड हर जगह है। उसी तरह ये नेचर में भी डिवाइन पावर को देखते थे कि नेचर हर जगह है जो उनको घूरती रहती है। अगर मैं कुछ गलत कर रहा हूँ तो नेचर मुझे घूरती है, नेचर मुझे आगे बढ़ने का वो देती है, मतलब मोटिवेट करती है। तो उनके अंदर उनको ना नेचर के अंदर वो डिवाइन पावर दिखने लगा था जब वो मेच्योर हो गए थे। ये देखना है। नेचर नेवर डिड बिट्रे द हार्ट दैट लव्ड हर। अब चूंकि टिंटन एबे की ये सारी लाइनें इंपॉर्टेंट है इसलिए ये भी ले लिया गया है, ठीक है। अभी और भी लाइनें इंपॉर्टेंट है इसमें। तो ये भी लाइनें आपकी टिंटन एबे की है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। ये भी टिंटन एबे की सबसे इम्पॉर्टेंट लाइन है। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ अपनी बहन, उनकी जो सिस्टर है ड्रोथी को समझाते हुए कहते हैं कि नेचर कभी उस दिल को कभी धोखा नहीं देती है जो उससे प्यार करता है।
इसका मतलब ये हुआ, उनका मानना था कि अगर आप नेचर से प्रेम करेंगे तो नेचर जीवन भर आपको प्रोटेक्ट करेगी, रक्षा करेगी, आपको खुशी देगी और सही रास्ता दिखाएगी। नेक्स्ट वन पे आएंगे, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस लेट एंड सून गेटिंग एंड स्पेंडिंग विले वेस्ट आर पार्ट्स। यहाँ पे बताना है ये किसकी लाइनें हैं। फर्स्ट लाइन है ये भी, लेकिन किस पोएम की ये फर्स्ट लाइन है ये बताना है। तो यहाँ पे भी देखेंगे जो विलियम वर्ड्सवर्थ है, ये विलियम वर्ड्सवर्थ की किस पोएम की लाइनें हैं, द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की स्टार्टिंग लाइनें हैं। इसमें पोएट जो है विलियम वर्ड्सवर्थ जो है वो कंप्लेन करते हैं कि हम इंसान है ना, वो दुनियादारी यानी संसार की चीज़ों में बहुत ज़्यादा बिजी हो गए हैं। लेट एंड सून मतलब जल्दी और देर, यानी कि हम केवल पैसे कमाने और खर्च करने में लगे रहते हैं, जिससे हम अपनी जो स्पिरिचुअल पावर है उसको क्या कर रहे हैं, बर्बाद कर रहे हैं। जो हमारे अंदर स्पिरिचुअल पावर है, आध्यात्मिक शक्ति है ना, उसको हम बर्बाद कर रहे हैं पैसे कमाने और खर्च करने में, और नेचर से क्या हो गए हैं, हम एकदम दूर हो गए हैं। नेक्स्ट वन पे आएंगे, ग्रेट गॉड आईड रेदर बी अ पैगन शक्ल्ड इन अ क्रीड आउट वॉर्न। इसका बताना है कि किस पोएम की लाइन है ये भी। डोवर बीच है, सेकंड कमिंग है, या फिर सेलिंग टू बाइजेंटियम है, किस पोएम की लाइनें हैं ये बताना है। ठीक है, तो यहाँ पे भी ध्यान रखना है कि ये जो लाइनें हैं ये भी द वर्ल्ड इज़ टू मच विद अस की ही लाइनें हैं। यहाँ पे पेगन वर्ड इन्होंने यूज़ किया है, यहीं से आप जान जाएंगे। यहाँ पे वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि इस मॉडर्न और मटेरियलिस्टिक इंसान बनने से अच्छा तो ये होता कि मैं एक पेगन बन जाता, मतलब मैं एक मॉडर्न और मटेरियलिस्टिक इंसान बनने से अच्छा है कि मैं एक पेगन होता। पेगन मतलब प्राचीन धर्म को मानने वाला, भले ही वो धर्म पुराना हो चुका है, लेकिन कम से कम अगर मैं पेगन होता तो मैं समुद्र और नेचर के जो गॉड है यानी कि देवताओं, उनको देख पाता और नेचर से जुड़ा रहता। नेक्स्ट पे आएंगे, ओ वाइल्ड वेस्ट विंड डाउ ब्रेथ ऑफ ऑटम्स बीइंग, ये किसकी लाइनें हैं ये बताना है। टू आई स्काईलार्क की टू ऑटम की ओ टू द वेस्ट विंड वेस्टलैंड। अब यहाँ पे वेस्ट विंड है ही है तो ये इजी हो गया, ये पीबी शैली के ओ टू द वेस्ट विंड की शुरुआती लाइन है, फर्स्ट लाइन है। ठीक है, क्या लाइन है, फर्स्ट लाइन है ये। और इसमें जो पोएट है ना वो वेस्ट विंड को एड्रेस करते हुए कहते हैं, वेस्ट विंड यानी कि जो पश्चिम की हवाएं हैं, जिसको हम भोजपुरी में बोलेंगे पछुआ हवा, है ना। तो यहाँ पे पोएट जो है वो पछुआ हवा को एड्रेस करते हुए कहते हैं कि उस वेस्ट विंड को ये क्या कह रहे हैं, वेस्ट विंड को ये ब्रेथ ऑफ ऑटम कह रहे हैं, पतझड़ की सांस कह रहे हैं। कह रहे ये जो हवा है ना, इस हवा में इतना पावरफुल है, ये हवा इतनी पावरफुल है कि ये सूखे पत्तों को उड़ा लाती है और बदलाव लाती है। तो वेस्ट विंड, ये ध्यान रखना। इफ़ विंटर कम्स कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, ये बताना है ये किसकी लाइन है। तो ये भी ओ टू द वेस्ट विंड की सबसे लास्ट लाइन है और काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है, काफ़ी फेमस लाइन है। तो ये लास्ट लाइन है, ठीक है, ओ टू द वेस्ट विंड की ये लास्ट लाइन है। और ये ना एक ऑप्टिमिज्म को दिखाती है, ये जो लाइनें हैं। पोएट यहाँ पे कह रहे हैं कि इफ़ विंटर कम्स, कि अगर अभी भी जीवन में सर्दी आती है, सर्दी को इन्होंने दुख और संघर्ष का समय बताया है। ठीक है, तो कहते हैं कि अगर अभी जीवन में सर्दी है यानी कि अभी जीवन में दुख है या संघर्ष का टाइम है, तो डेफिनेटली कैन स्प्रिंग बी फॉर बिहाइंड, तो डेफिनेटली इसके बाद स्प्रिंग आएगा, स्प्रिंग भी जल्द आएगा। स्प्रिंग मतलब यहाँ पे स्प्रिंग को इन्होंने खुशी और नया जीवन कहा है, यानी कि डेफिनेटली अगर जीवन में अभी दुख और संघर्ष का टाइम है तो डेफिनेटली खुशी और नया जीवन भी आएगा। यानी कि सिंपल अगर बोले, दुख के बाद सुख आना तय है। तो ये भी ओ टू द वेस्ट विंड की लास्ट लाइन है, ये ध्यान रखना है इंपॉर्टेंट। अगर आना रहेगा, अगर फर्स्ट एंड लास्ट लाइन पूछेगा ना तो इसी में से आ जाएगा, इसमें कोई दो राय नहीं है कि इसमें से क्वेश्चन नहीं आएंगे। मतलब क्वेश्चन मतलब ये लाइनें आ सकती हैं, अगर वो फर्स्ट एंड लास्ट लाइनें पूछेगा तो आ सकती हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, हेल टू दी ब्लिथ स्प्रिट बट दाउ नेवर वर्ट, ये बताना है ये किस पोएम की स्टार्टिंग की लाइन है, शुरुआत लाइन है किस पोएम की, ये बताना। हेल टू दी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, हेल टू दी यहीं से आपको समझ जाना चाहिए ये किस पोएम की लाइनें हैं। ओ टू नाइटिंगेल की टू आई स्काईलार्क, डार्कलिंग थ्रश या क्रो एलाइट्स, ये बताना है किसकी लाइन है। देखिए अगर बात करेंगे तो ये भी पीबी शैली के टू आई स्काईलार्क की लाइन है।
ठीक है, ये भी पीबी शैले के टू आई स्काईलार्क की शुरुआती लाइन है। पोएट जो है ना वो स्काईलार्क बर्ड जो स्काईलार्क है ना ये एक बर्ड है, ठीक है। स्काईलार्क बर्ड को क्या करते हैं, वेलकम करते हैं। वेलकम करते हुए उसे क्या कहते हैं, ब्लिथ स्पिरिट कहते हैं। ब्लिथ स्पिरिट मतलब एक ऐसी आत्मा जो हमेशा खुश रहती है, उसके पास दुख नहीं है, वो हमेशा खुश ही रहती है। जैसा हम इंसान क्या है, हम खुश भी रहते हैं, दुख भी रहते हैं, लेकिन इसको, इस बर्ड को इन्होंने ब्लिथ स्पिरिट कहा है। क्यों? क्योंकि ये हमेशा खुश रहती है, आनंदित आत्मा है, कभी इसके पास दुख नहीं है। दुख क्या चीज़ होती है नहीं जानती है। तो पोएट कहते हैं कि तुम महज एक बर्ड नहीं हो, बर्ड डाउन नेवर वर्ड, तुम सिर्फ एक बर्ड नहीं हो, तुम उससे बढ़कर कुछ तो डिवाइन हो, कुछ तो दिव्य हो, क्योंकि तुम्हारा जो गीत है ना वो हेवन से आता हुआ मुझे लग रहा है। तो ये टू आई स्काईलार्क पढ़ाया है मैंने इसको भी। नेक्स्ट पे आएंगे, आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट। ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं, ठीक है, ये किसकी लाइनें हैं ये बताना है। तो ये भी लाइनें, ये जो लाइनें हैं ना ये भी लाइनें टू आई स्काईलार्क के ली गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं इसलिए ले ली गई है। पोएट यहाँ पे भी बर्ड की खुशी की तुलना इंसानों से करते हैं। ये जो स्काईलार्क बर्ड है ना उसकी खुशी की तुलना इंसानों से करते हैं। वे कहते हैं इंसान कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं होता। कहाँ खुश होगा भाई, कभी भी वो पूरी तरह से खुश हो ही नहीं सकता। कभी उसके पास दुख रहेगा, कभी सुख रहेगा, कभी दुख कभी सुख, इस तरह इंसानों की ज़िंदगी में लगा रहता है। लेकिन ये जो बर्ड को ये देख रहे हैं, बर्ड को कह रहे हैं कि ये अलग है, ये हमेशा खुश ही रहती है ना। तो यहाँ पे पोएट उस बर्ड की खुशी की तुलना इंसानों से कह रहे हैं। कह रहे हैं इंसान कभी भी पूरी तरह से खुश नहीं हो सकता, हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं। आवर स्वीटेस्ट सॉन्ग, हमारे सबसे मधुर गीत वही होते हैं जो हमारे गहरे दुख या दर्द को बयान करते हैं। यानी कि दर्द में ही सबसे बेहतरीन कला छिपी होती है, ये कहने का मतलब है इनका। नेक्स्ट पे आएंगे, दाउ स्टिल अनराइव्स ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, दाउ फॉस्टर चाइल्ड ऑफ साइलेंस एंड स्लो टाइम। इसका बताना है ये किसकी फर्स्ट लाइन है। नाइटिंगेल है, ग्रेशियन अर्न है, ला बेलेडेम सेंस मर्सी है, सॉलिटरी रीपर है। अब सॉलिटरी रीपर तो आपके सिलेबस में है नहीं, यह ऐसे कट जाएगा बच्चा, आपके पास 3 है, अब यहाँ पे बता सकते हो ये किसकी लाइनें हैं। यहाँ पे देखेंगे दाउ स्टिल अनराइव्ड, ये वर्ड याद रखना, अनराइव्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस। अनराइव्ड मतलब अनछुई दुल्हन, अनछुई दुल्हन है ना। कहाँ कहा है, किसने कहा है? तो ये जॉन कीट्स के ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन है। जॉन कीट्स के ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की ये स्टार्टिंग की लाइन है, फर्स्ट लाइन है। और पोएट यहाँ पे उस प्राचीन जो अर्न है, वो जो एंशिएंट अर्न है, क्लश, ठीक है, जो प्राचीन क्लश है उसको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये जो प्राचीन क्लश है ये क्या है, अनराइव्ड ब्राइड है, यानी कि अनराइव्ड ब्राइड ऑफ क्वाइटनेस, शांति की नई नवेली दुल्हन है। अनराइव्ड का मतलब ध्यान रखना, यानी कि सदियां बीत जाने के बाद भी ये जो क्लश है ये टूटा नहीं है, सेफ एंड साउंड एंड प्योर है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की शुरुआती लाइन है, फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर। ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। टोटल इसमें 50 क्वेश्चन हैं। अब ये इसका एक पार्ट और आएगा और लूँगी इसका एक पार्ट। हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, इसमें सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट पे ज़्यादा मतलब ध्यान दिया गया था कि फर्स्ट लाइन और लास्ट लाइन है बस। तो ये जो लाइनें हैं ना, हार्ड मेलोडीज आर स्वीट, यानी कि जो संगीत हम सुनते हैं वो तो मधुर होती है, बट दोज अनहर्ड आर स्वीटर, और जो संगीत हम सुन नहीं पाते वो तो और भी मीठी होती है। ये कहाँ पे मिलेगी? तो ये भी ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न की लाइन ही है, यानी कि जो संगीत हम अपने कानों से सुनते हैं वो मीठा होता है, लेकिन एक अनसुना जो संगीत होता है, अनहर्ड मेलोडीज, जो उस क्लश पर बने हैं, उस क्लश पर एक पेंटिंग बनी हुई है, एक बंदा है जो वाद्य यंत्र बजा रहा है, तो उसको कह रहे हैं कि वो तो हमने सुना ही नहीं है ना। जो संगीत हम सुनते हैं वो तो मीठी लगती है, और अनसुनी संगीत जो होती है, जैसे कि उस क्लश पर जो वो वाद्य यंत्र बजा रहा है, जो लायर बजा रहा है, उसका तो हम सुन नहीं पा रहे हैं, लेकिन महसूस कर पा रहे हैं कि वो उससे भी ज़्यादा मीठा होगा, वो संगीत बहुत मीठी होगी। क्योंकि असली संगीत तो ख़त्म हो सकता है, जो संगीत हम रियल में सुनते हैं वो ख़त्म हो सकता है या उसका सुर बिगड़ सकता है, लेकिन जो कल्पना का संगीत होता है, यानी कि उस अर्न में जो संगीत बजा रहा है वो तो हमेशा बहुत ज़्यादा आइडियल होगा, बहुत कंप्लीट होगा, उसमें न सुर बिगड़ेगा, वो और भी ज़्यादा मीठा होगा, ये इन्होंने कहा था। नेक्स्ट पे आएंगे, ब्यूटी इज़ ट्रूथ, ट्रूथ ब्यूटी, दैट इज़ ऑल ए नो ऑन अर्थ एंड ऑल ए नीड टू नो।
तो ये भी बताना है। अब यहाँ से समझ में आ गया होगा, ये ओडाना ग्रेशियन अर्न की लास्ट लाइन है। ये 2 लाइनें रहती हैं लास्ट में ओडाना ग्रेशियन अर्न की। यहाँ पे किड्स अपनी पूरी पोयम का एक निचोड़ देते हैं, ठीक है। इनका मानना है कि कला की जो सुंदरता है वही एकमात्र अस्थायी सत्य है, यानी कि कला हमेशा जीवित रहती है, वो कभी खत्म नहीं होती। सुंदरता ही सत्य है, सत्य ही सुंदरता है। यही वो ज्ञान है जो ह्यूमन के लिए इस धरती पर सबसे इम्पोर्टेंट है। तो ओडाना ग्रेशियन अर्न की ही लाइन है, यानी कि कला कभी खत्म नहीं होती, बस इतना ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग्स। यहाँ पे बताना है कि कौन सी पोयम की लाइन है ये। ला बेले डेम सेंस मर्सी है, टिंटनेबे है, ओड टू द वेस्ट विंड है, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग है। ये किसकी लाइनें हैं ये बताना है। तो ये जो लाइनें हैं, द सेज हैज़ विदर्ड फ्रॉम द लेक एंड नो बर्ड सिंग, यहाँ पे देखिए लेक की बात हो रही है ना, लेक की बात हो रही है। ध्यान रखना लेक की बात किस में हुई थी। तो ये जॉन किट्स के जो पोयम है ला बेले डैम सेंस मर्सी की, ये स्टार्टिंग लाइन है, फर्स्ट लाइन है। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पोएट एक ना उदास सूरवीर है, एक नाइट है ना, नाइट के बारे में बताता है। ये भी मैंने पढ़ाया है, नाइट एक योद्धा है जो बहुत उदास है, उसके बारे में डिस्क्राइब करते हैं। माहौल बहुत ज़्यादा, जो एटमॉस्फेयर है वो बहुत वीरान है, यानी कि लेक के पास जो किनारे किनारे जो सेज है, सेज मतलब यहाँ पे इन्होंने क्या बताया है, घास। जो लेक के पास जो घास है ना वो सूख चुकी है और कोई भी पक्षी, कोई भी बर्ड नहीं गा रहा है, और ये वीरानी सूरवीर के टूटे हुए दिलों को दिखा रहा है। तो ये ध्यान रखना, ला बेले डैम सेंस मर्सी की स्टार्टिंग लाइन है, ठीक है, पहली लाइन है। ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ओ सी, ब्रेक 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 ऑन दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स ऑन ओ सी। इसमें बताना है, ये फर्स्ट लाइन है, ये अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की पोयम है, एलेजी है ये, ठीक है, एलेजी है। और ब्रेक ब्रेक की शुरुआती लाइन है, पोएट समुद्र की लहरों से कह रहा है कि वो पत्थरों से टकरा कर टूट जाए, तभी कह रहे हैं ब्रेक ब्रेक ब्रेक, टूट जाओ, और दाई कोल्ड ग्रे स्टोन्स। पोएट यहाँ पे ना समुद्र की लहरों से कह रहे हैं कि तुम लोग क्या करो, पत्थरों से टकरा कर टूट जाओ। पोएट अपने यहाँ पे क्या है ना, पोएट अपने जो दोस्त हैं पोएट का, आर्थर हेलम की मौत से बहुत दुखी हैं, और समुद्र का ये टकराना उनके मन के अंदर जो चल रहा तूफान है, जो दर्द है वो दिखा रहा है। तो ब्रेक ब्रेक की लाइन है, ठीक है। इसमें इन्होंने बहुत दुख है, मतलब जो उन्होंने अपने दोस्त को खोया, आर्थर हेनरी हेलम की, वो दुख इसमें झलकता है, ठीक है। तो ये एक एलजी है, ये ध्यान रखना है, ठीक है। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, ये बताना है ये किस पोयम की लाइनें हैं। बट द टेंडर ग्रेस ऑफ अ डे दैट इज डेड विल नेवर कम बैक टू मी, ये ब्रेक ब्रेक की लाइन है कि इन मेमोरियम की लाइन है, प्रोस्पाइस की रग्बी चैपल की, ये बताना है। देखिए ये भी जो लाइनें हैं ना, ये भी ब्रेक ब्रेक की ही लाइनें हैं, टेनिसन की ब्रेक ब्रेक की लाइन है। पोएट यहाँ पे कहते हैं कि वो टेंडर ग्रेस, यानी कि टेंडर ग्रेस किसे कहा गया है, वो समय, वो प्यारा समय जो अब बीत चुका है। वो प्यारा समय मतलब जब इनके दोस्त जिंदा थे, जो आर्थर हेनरी हेलम जब जिंदा थे, तो अपने दोस्त के साथ जो बिताए हुए पल को ये कह रहे हैं टेंडर ग्रेस, यानी कि वो प्यारा समय जो बीत चुका है, जो अब बीत चुका है। अब वह अब उनके पास वापस कभी नहीं आएगा। कौन नहीं आएगा? उनका दोस्त अब कभी वापस उनके पास नहीं आएगा। तो ये जो लाइनें हैं ये पुरानी यादों और कभी ना भरने वाले खालीपन को दिखाती है। तो ब्रेक ब्रेक की लाइन है, ये ध्यान रखना इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट पे बताएंगे, इट लिटिल प्रॉफिट दैट एन आइडल किंग बाय दिस स्टिल हार्थ अमंग दीज बैरन क्रैक्स। बताना है ये किस पोयम की लाइनें हैं। मॉडर डी आर्थर की है, यूलिसिस की है, या थिथोनस की है, कि लोटस ईटर्स की है। ठीक है, यहाँ पे बताना है, तो ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। देखिए ये जो लाइनें हैं ना, इसमें एक चीज़ ध्यान रखना, आइडल किंग, ठीक है, ये ध्यान रखना, इसमें आइडल किंग के बारे में बात हुई है। आइडल किंग मतलब बेकार राजा। अब बेकार राजा कौन है, किस में बात की गई है? यूलिसिस में, ठीक है। जो अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन की जो यूलिसिस की ये स्टार्टिंग की लाइनें, शुरुआती लाइनें हैं, जब वो महान जो योद्धा यूलिसिस होता है ना, ये एक योद्धा होता है यूलिसिस, घर लौटने के बाद बोर हो गया है और ये कहता है कि एक बेकार, एक आइडल किंग बनकर हार्थ के पास बैठना, हार्थ मतलब आग के पास बैठना और इन पथरीले पहाड़ों के बीच लोगों पर राज करना, उसके लिए कोई फ़ायदे की बात नहीं है। उसे चाहिए रोमांच, ज़िंदगी में आराम नहीं चाहिए। तो ये यूलिसिस है, ध्यान रखना, ठीक है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, टू स्ट्राइव, एक मिनट,
टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड। ये भी लाइनें ध्यान रखना, ये यूलिसेस की लास्ट लाइन है, सबसे फेमस लाइन है, यूलिसेस की लास्ट लाइन है और सबसे फेमस लाइन है। ठीक है, ये जो ह्यूमन का जो करेज है, जो दृढ़ संकल्प है, उसका ये सिंबल है। मतलब जो यूलिसेस है वो बूढ़ा हो गया है, बूढ़ा होने के बावजूद यूलिसेस अपने साथियों से कहता है, मैरिनर से कहता है कि जीवन का उद्देश्य क्या होना चाहिए। जीवन का उद्देश्य होना चाहिए टू स्ट्राइव, यानी कि संघर्ष करना, टू सीक खोजना, टू फाइंड पाना एंड नॉट टू एल्ड कभी ना हार मानना। यही हर इंसान का जीवन का उद्देश्य होना चाहिए। तो राइट आंसर यहाँ पे यूलिसेस की लास्ट लाइन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, दैट्स माई लास्ट डचेस पेंटेड ऑन द वॉल लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव। ये तो इसमें तो है ही है, तो ये इजी हो जाएगा क्वेश्चन, है ना। तो ये रॉबर्ट ब्राउनिंग की एक पोएम है, ड्रामेटिक मोनोलॉग, माई लास्ट डचेस। ये क्या है, ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है। ठीक है, ड्रामेटिक मोनोलॉग की फर्स्ट लाइन है, दैट्स माई लास्ट डचेस। जब वो फेरारा बोलता है, जो ड्यूक फेरारा होता है, वो कहता, दिखाता है मेहमान को कि दैट्स माई लास्ट डचेस, ये मेरी पुरानी पत्नी है। पेंटेड ऑन द वॉल, जिसकी तस्वीर दीवार पर है। लुकिंग, ऐसा देखो, मतलब लुकिंग एज इफ सी वर अलाइव, ऐसा लग रहा है जैसे ये जिंदा है ना। तो घमंडी ड्यूक रहता है, ड्यूक ऑफ फेरारा, जो अपनी मरी हुई पत्नी की तस्वीर एक मेहमान को दिखा रहा है और कहता है कि वो दीवार पर मेरी पिछली डचेस है, मेरी पिछली पत्नी है, जो ये इशारा करता है कि अब वो नई नई शादी करने वाला है। वो कहता है तस्वीर इतनी शानदार है कि मानो वो जिंदा है। माई लास्ट डचेस, ये ध्यान रखना, शुरुआती लाइन है माई लास्ट डचेस की। ठीक है, पहली लाइन है, आई गेव कमांड्स देन ऑल स्माइल्स स्टॉप टुगेदर। ये भी हमने पढ़ा है ना। आई गेव कमांड्स, मैंने क्या किया, मैंने आदेश दिया और सारी जो उसकी मुस्कुराहट थी वो एक झटके में ख़त्म हो गई, गायब हो गई। तो ये भी लाइनें आपकी माई लास्ट डचेस की ही लाइनें हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइनें हैं ये भी। यहाँ पे भी ड्यूक फेरारा जो ड्यूक है वो अपनी मर चुकी पत्नी के बारे में बात कर रहा है, उसी मेहमान को बता रहा है। उसे इस बात से नफ़रत थी कि उसकी पत्नी हर किसी को देखकर स्माइल करती थी। तो अपनी जेलसी के कारण जो ड्यूक ऑफ फेरारा है उसने क्या किया, कमांड दे दिया, आदेश दे दिया और उसकी हत्या करवा दी, जिसके बाद उसकी सारी जो मुस्कुराहट थी, सारी जो स्माइल्स थी, वो हमेशा के लिए बंद हो गई। वो इस मेहमान को बता रहा है। तो यहाँ पे हमें पता चलता है कि ड्यूक ऑफ फेरारा किस टाइप का इंसान है ना। इसलिए ड्रामेटिक मोनोलॉग कहा गया है कि एक बंदा स्पीकर बोलता रहेगा और लिसनर स्पीकर बस सुनता रहेगा, मतलब साइलेंट लिसनर रहेगा, वो बोलेगा नहीं। बस ये कैरेक्टर जो फिक्शनल कैरेक्टर रहेगा ये बोलेगा बोलते बोलते इतना बोलेगा कि ये अपनी पोल खोलता जाएगा, जैसे कि ड्यूक ऑफ फेरारा कर रहा है। नेक्स्ट पे आएंगे, फॉर डेथ टू फील द फॉग इन माई थ्रोट द मिस्ट इन माई फेस। ये बताना है किसकी लाइन है, फॉर डेथ टू बी फील द फॉग इन माई थ्रोट। तो फॉग इन माई थ्रोट को याद रखना। ठीक है, इसमें डेथ के बारे में बात की गई, इसमें फॉग के बारे में बात की गई है, द मिस्ट इन माई फेस। तो ये किसकी लाइनें हैं, क्रॉसिंग द बार, प्रोस्पाइस, ब्रेक एंड ऑबिच्यूरी। तो ये ध्यान रखना, ये रॉबर्ट ब्राउन की पोयम है प्रोस्पाइस की ये स्टार्टिंग की लाइन है, फर्स्ट लाइन है, मतलब स्टार्टिंग लाइन है। इसमें पोएट कहते हैं, पोएट पूछते हैं कि फॉर डेथ, क्या मैं मौत से डरूं? और फिर आंसर देते हैं कि नहीं, मौत से नहीं डरना चाहिए। वह जो पोएट है ना, वो मौत का सामना एक योद्धा की तरह करना चाहते हैं। भले ही मौत के समय उनका जो गला है वो घुटने लगे, फॉग इन माई थ्रोट, और आंखों के सामने धुंध छा जाए, ठीक है, लेकिन वो तब भी मौत का सामना करेंगे एक योद्धा की तरह। वो इसे अपनी पत्नी से मिलने का एक रास्ता मानते हैं, क्योंकि इनकी जो पत्नी है रॉबर्ट ब्राउनिंग की, वो अपनी पत्नी से मिलने के, क्योंकि इस समय तक उनकी जो पत्नी थी वो उनकी डेथ हो चुकी थी, और इसी पोयम में ऐसा लगता है कि वो मौत का सामना करना चाहते हैं, और मौत से उनको लगता है कि यही वो जगह है, इसी के थ्रू मैं अपनी पत्नी से मिल सकता हूँ, यही एक रास्ता है। नेक्स्ट पे आएंगे, द सी इज काम टू नाइट, द टाइड इज फुल, द मून लाइज फेयर। ये बताइए ये किसकी लाइनें हैं। डोवर बीच है, यूलिसेस है, टिंटनेबे है, राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर है। ये किसकी लाइन है। द सी इज़ काम टू नाइट, द टाइड इज़ फुल, द मून लाइज फेयर। सी क्या है, आज की रात जो सी है ना वो काफ़ी काम है। टाइड इज़ फुल, जो ज्वार है, टाइड मतलब ज्वार, जो ज्वार है वो फुल है, यानी कि अपनी चरम सीमा पर है। द मून लाइज फेयर, और जो चाँद है वो चाँद की रोशनी पानी पर सुंदर लग रही है। तो ये मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच की लाइन है, डोवर बीच की, ये मैथ्यू अर्नोल्ड की डोवर बीच की लाइन है।
और शुरुआती ही लाइन है डोवर बीच की ये। पोएट अपनी विंडो से ओशन को देख रहे हैं, ठीक है। शायद वो अपने बिलवेड के साथ, अपनी पत्नी के साथ शायद वो हनीमून पर गए हैं, और वहाँ पे वो जो खिड़की है, रूम की जो खिड़की है बेडरूम के, उसी विंडो से वो समुद्र को देख रहे हैं। और जैसा जैसा समुद्र दिख रहा है उसी समुद्र के बारे में वो डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहे हैं आज की जो रात है समुद्र बहुत शांत है, और जो टाइड है वो बहुत ज़्यादा अपने चरम पर है, और जो चाँद की रोशनी है वो पानी पर, यानी कि चाँद की रोशनी उस पानी पर पड़ रही है, जिससे बहुत सुंदर लग रही है। तो ये शांति पोइट्री में आगे चलकर दुख में बदल जाती है। पढ़ाया इसको भी। नेक्स्ट पे आएंगे। नेक्स्ट वन है एंड वी आर हेयर एज ऑन अ डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कन्फ्यूज अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट। ये किसकी लाइन है? वेस्टलैंड है, डोवर बीच है, सेकेंड कमिंग है, मेमोरियल वर्सेस है। ये चारों तो आपके सिलेबस में है, ये चारों पोयम। ये आपके टी.एस. इलियट का है। डोवर बीच किसका है? डोवर बीच आपके मैथ्यू आर्नोल्ड का है। सेकंड कमिंग किसका है? आई थिंक ये डब्ल्यू बीट्स का है सेकंड कमिंग। मेमोरियल वर्सेस आपके भी इन्हीं का है, मैथ्यू आर्नोल्ड का है। अब बताना है ये जो लाइनें हैं ये किसकी हैं। देखिए ये जो लाइनें हैं एंड वी आर हेयर एज ऑन डार्कलिंग प्लेन, तो ये जो लाइनें हैं इसमें भी ये भी लाइनें ना आपकी कहाँ पे आती हैं? डोवर बीच की ही लाइन है। ये भी लाइनें डोवर बीच की है। अर्नोल्ड कहते हैं कि दुनिया से जो विश्वास है, जो फेथ है, वो ख़त्म हो गया है। अब हम एक कहाँ पहुँच गए हैं? एक डार्कलिंग प्लेन में पहुँच गए हैं। डार्कलिंग प्लेन में तो अंधेरे मैदान में खड़े हैं, जहाँ सिर्फ इग्नोरेंस है और लोग रात के अंधेरे में ही अनजान सेनाओं की तरह आपस में लड़ रहे हैं और भाग रहे हैं। डोवर बीच जानते हो किस पे हैं? डोवर बीच में ये दुख क्या बताते हैं कि विक्टोरियन एरा में लिखी गई थी। विक्टोरियन एरा में उस समय रिलीजन भी था, लोग रिलीजन पे विश्वास कर रहे थे। उस समय साइंस भी आ गया था, तो लोग साइंस की तरफ ज़्यादा अपना रुख कर रहे थे और रिलीजन से जो उनका आस्था थी वो ख़त्म हो रही थी। तो इस पे इन्होंने शोक मनाया है। थोड़ा इनको दुख है कि लोगों के अंदर इतना ज़्यादा साइंस की तरफ झुकना हो गया कि इनके अंदर का जो विश्वास है, जो फेथ है रिलीजन को लेके, वो ख़त्म हो रहा है। इस पे इन्होंने दुख जताया है इस पोयम में। नेक्स्ट पे आएंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन। इसमें इन्होंने ये कहा है जैसे जैसे समुद्र का पानी ख़त्म होता जा रहा है वैसे लोगों के बीच जो आस्था है वो ख़त्म होती जा रही है। लोग सिर्फ किसके पीछे भाग रहे हैं? साइंस और लॉजिक की तरफ। नेक्स्ट पे आएंगे ओ कैप्टन माय कैप्टन आवर फियरफुल ट्रिप इज़ डन। तो ये तो इजी है, ये वॉल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन की ही लाइन है, फर्स्ट लाइन है ये पोयम ना अमेरिकी राष्ट्रपति जो थे अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई थी। यहाँ कैप्टन लिंकन ही है, यहाँ पे कैप्टन कौन है? ये लिंकन ही है। और वो फियरफुल ट्रिप यानी कि डरावनी यात्रा, वो क्या चीज़ है? यहाँ पे फियरफुल ट्रिप किसे कहा है इन्होंने? अमेरिका में जो सिविल वार हुआ था उसको इन्होंने फियरफुल ट्रिप कहा है। तो पोएट कहते हैं कि नाउ जो युद्ध है, जो वॉर है, वो ख़त्म हो गया है और हम जीत गए हैं, लेकिन हमारा जो कैप्टन था, कैप्टन कौन था? अब्राहम लिंकन जी थे, वो मर चुके हैं। तो ये एलजी है, ठीक है, अब्राहम लिंकन की डेथ पर लिखी गई है, तो ये एलजी है। किसने लिखा था? वॉल्ट विटमैन, फादर ऑफ फ्री वर्ड्स, ये ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट बाय दोज हु नेवर सक्सीड। ये एक पैराडॉक्स भी है कि सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट यानी कि सफलता का जो मिठास है सबसे ज़्यादा वो लोग समझते हैं जो कभी सफल नहीं हुए हैं, जो हार गए हैं। यानी कि सफलता सबसे ज़्यादा किसको अच्छी लगती है? सफलता का जो मिठासपन है वो सिर्फ किसको समझ में आएगी? जो लोग असफल हुए हैं, जो हार गए हैं, वो सफलता का असली मतलब समझ सकते हैं, जो कि एक पैराडॉक्स भी है। तो ये लाइनें आपके एमिली डिकिंसन के सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट की लाइन है, ठीक है। इसमें वो कहती हैं सफलता की जो मिठास है वो सबसे ज़्यादा वो लोग समझते हैं जो कभी सफल नहीं हुए, मीन्स जो हार गए हैं। यानी जीतने वालों को जीत की उतनी कदर नहीं होती जितने हारने वालों को उस जीत की तड़प होती है। समझ में आया? अब यहीं पे जोड़ लो कि जैसे हमको क्या है, एग्ज़ाम क्रैक करना है, हमें एलटी का टीचर बनना है, हमें टीजीटी का टीचर बनना है, लेकिन जो ऑलरेडी टीजीटी का टीचर बन चुके हैं, जो एलटी के टीचर बन चुके हैं, वो ज़्यादा उसकी कदर नहीं करेंगे। लेकिन हमसे पूछो कि कितनी कदर है ना? तो वही चीज़ इन्होंने बताया है इसमें। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिस टू कीप। ये किसकी लाइन है? अब इसमें इन्होंने वुड्स की बात किया है। अब यहीं से आप समझ जाएंगे ये किस चीज़ की लाइन है। द वुड्स आर लवली डार्क एंड डीप बट आई हैव प्रॉमिसेस टू कीप। ये जो लाइनें हैं आप यहाँ पे वुड से समझिए। ये लाइनें स्टॉपिंग बाय वुड्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की स्टार्टिंग की लाइन है। स्टार्टिंग की लाइन नहीं है इसी पोएम की लाइन है,
ठीक है, रॉबर्ट फ्रॉस्ट की ये पोएम है, स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग से ही लाइनें ली गई हैं। और पोएट जो है ना, इसमें जो पोएट हैं जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, वो बर्फ़ से ढके जंगल की सुंदरता में खो जाते हैं। वो जाते हैं अपने घोड़े के साथ और बर्फ़ से ढका हुआ एक जंगल उनको पड़ता है, वहाँ पे ये रुक जाते हैं क्योंकि वो बर्फ़ से ढका हुआ जो जंगल है उसकी जो ब्यूटी है उसी में वो खो जाते हैं। वो सुंदर अंधेरे और गहरे हैं, जो जंगल है वो काफ़ी सुंदर है, अंधेरा वहाँ पे है, बहुत गहरा अंधेरा है और उनका मन वहाँ रुकने को करता है। लेकिन फिर उन्हें याद आता है कि उनके पास सामाजिक जिम्मेदारियां भी हैं, जैसे कि उन्होंने प्रॉमिसेस भी किया था, वादे भी हैं जिन्हें उन्हें पूरा करना है, इसलिए उन्हें वहाँ से आगे बढ़ना होगा। नेक्स्ट पे आएंगे तो ये लाइनें आपके बी पे हैं, बी इज़ करेक्ट। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये भी लाइनें बतानी है कि कहाँ की ली गई हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, ये लाइनें कहाँ पे मिलेंगी? देखिए ये भी लाइनें आपकी ध्यान रखना है। ये लाइनें ना स्टॉपिंग बाय ओट्स ऑन अ स्नोवी इवनिंग की लास्ट की 2 लाइनें हैं। एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई, दोनों क्या हुआ है, पहली लाइन, ये पहली लाइन है और ये दूसरी लाइन है, यहाँ पे रिफ्रेन हुआ है, दोहराव हुआ है, तो ये रिफ्रेन है, ठीक है। और ये इसकी ना लास्ट की दोनों लाइनें यही है, लास्ट लाइनें हैं ये, लास्ट की 2 लाइन्स हैं ये, ठीक है। इसमें ये क्या कहते हैं, इसमें यहाँ पोएट खुद को याद दिला रहे हैं कि सोने से पहले, एंड माइल्स टू गो बिफोर आई स्लीप, यानी कि स्लीप से पहले, सोने से पहले अभी उसे मीलों चलना है। अब यहाँ पे स्लीप के 2 मतलब निकलते हैं, ये एक पन भी है, ठीक है। यहाँ पे स्लीप का 2 मतलब है, एक तो मतलब है रात का आराम हो सकता है क्योंकि वो रास्ते में चल ही रहे हैं, अपनी अभी यात्रा कर रहे हैं, तो उनको लग रहा है कि अभी सोना ज़रूरी है क्योंकि आगे फिर चलना है, तो एक तो ये मतलब हो सकता है सोने का। दूसरा ये मतलब हो सकता है, दूसरा इसका गहरा मतलब है, डीप मीनिंग है। दूसरा इसकी मीनिंग डेथ हो सकती है। सोने का 2 मतलब हो गया। यहाँ पे दूसरी जो मतलब होगी वो डेथ, यानी मरने से पहले उन्हें अभी बहुत काम करना बाकी है, तो ये भी मतलब हो सकता है। तो सोने से मतलब एक जो हम आराम करते हैं, सोते हैं, फिर अगले दिन अपनी यात्रा पर निकल जाते हैं, एक वो होता है। एक सोने का मतलब डेथ होता है, डेथ से पहले अभी बहुत काम बाकी है। तो यहाँ पे सोने का 2 मतलब है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट पे आएंगे, अर्थ इज़ राइट प्लेस फॉर लव एंड आई डोंट नो वेयर इट्स लाइकली टू गो बेटर, ये कहाँ की लाइनें हैं? ब्रीचेस मेंडिंग वॉल, माई लास्ट डचेस सेलिंग टू बाइजेंटियम, ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। अर्थ द राइट प्लेस फॉर लव, ये किसकी लाइनें हैं? मतलब यहाँ पे क्या होता है, इसमें ना जो पोएट है वो पेड़ों पर झूलते हुए कल्पना करते हैं कि वो हेवन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन वो हमेशा वापस धरती पर आना चाहते हैं। वो कहते हैं प्यार के लिए धरती ही सही जगह है। उन्हें नहीं लगता कि स्वर्ग में या कहीं और इससे बेहतर प्यार मिल सकता है जो हमें धरती पे मिलता है। तो ये ब्रीचेस की लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है, ठीक है। ये ब्रीचेस से ही ली गई ये लाइनें, बहुत अच्छी लाइनें हैं, ये ध्यान रखना, पढ़ाया ये भी मैंने। नेक्स्ट पे आएंगे, थिंग्स फॉल अपार्ट द सेंटर कैन नॉट होल्ड, मेयर अनार्की इज लूज्ड अपॉन द वर्ल्ड, ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। वेस्टलैंड है, सेकंड कमिंग है, 1914 है, ईस्टर्न 1916 है। थिंग्स फॉल अपार्ट, ये किसकी लाइनें हैं? तो ये ध्यान रखना है, ये जो लाइनें हैं ना, थिंग्स फॉल अपार्ट, ये W.B. ईट्स की द सेकंड कमिंग की लाइनें हैं, ठीक है, जो मैंने बताया था अभी। W.B. ईट्स की द सेकंड कमिंग की ये लाइनें हैं। और ये जो फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था ना, फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद की दुनिया को देखकर पोएट कहते हैं कि चीज़ें बिखर रही हैं। थिंग्स फॉल अपार्ट, यानी कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था उसके बाद जो चीज़ें थी वो एकदम बिखर गई थी। दुनिया में क्या आ गया था, वो सब चीज़ों को देख के अपने दिमाग में रख कर इन्होंने ये पोएम लिखा था। और इसमें वो कह रहे थे कि चीज़ें बिखर रही हैं। फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद दुनिया जो है, वहाँ पे दुनिया में जो चीज़ें हैं वो थिंग्स फॉल अपार्ट हो रही हैं, बिखर रही हैं। और समाज को संभालने वाला जो सेंटर है वो अब क्या हो गया है, टूट गया है। पूरी दुनिया सिर्फ कहाँ पहुँच गई है, अनार्की में पहुँच गई है, यानी कि अराजकता, पूरी दुनिया में सिर्फ अराजकता फैल गई है। तो द सेकेंड कमिंग की लाइन है, सेकेंड कमिंग किसका है? W.B. ईट्स का है। नेक्स्ट वन पे आएंगे, एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट स्लॉचेस टूवर्ड्स बेथलहेम टू बी बॉर्न, यहाँ पे बताना है बेथलहम है, ये बेथलहम ही है। ये किसकी लाइन है? एंड वॉट रफ बीस्ट इट्स आर कम राउंड एट लास्ट लॉचेस टूवर्ड्स बेथलहम टू बी बॉर्न। हर एक लाइन को मैं समझाते हुए चल रही हूँ ताकि आपको समझ में आए, एक रिकॉल दे रही हूँ ताकि आप पढ़े तो हैं, बस आपको याद होना चाहिए हाँ ये लाइनें सच में कहाँ पे आई थी, वो ही रिकॉल करते जा रहे हैं हम। अब ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं।
तो ये भी ध्यान रखना बच्चा, ये भी सेकंड कमिंग की ही लाइनें हैं, लेकिन लास्ट की लाइनें हैं सेकंड कमिंग की। सेकंड कमिंग की ये लास्ट लाइन है। मैंने कहा ना इसमें हम ज़्यादातर देखेंगे फर्स्ट एंड लास्ट लाइन। अब वो बीच बीच की कुछ इंपॉर्टेंट लाइनें भी आपको देखने को मिल गई होंगी। द सेकंड कमिंग की लाइन है। इसमें क्या है, पोएट को डर है कि जीसस क्राइस्ट की जगह कोई रफ बीस्ट जन्म लेने की बढ़ रहा है। मतलब जीसस क्राइस्ट की जगह पे कोई रफ बीस्ट आ रहा है, वो पैदा हो रहा है जन्म लेने के लिए, वो बेथलहेम की तरफ बढ़ रहा है। कहाँ पे, बेथलहम की तरह। और ये नई हिंसक और डरावनी सभ्यता की शुरुआत का संकेत है। इसका मतलब ये हुआ कि जो जानवर नहीं है, बल्कि अब इसके बाद जो एरा आने वाला है वो काफ़ी नया तो रहेगा, वायलेंट भी रहेगा, उसमें डरावनी सभ्यता है। यानी कि उस एरा में, इस एरा की बात कर रहे हैं यहाँ पे, इन्होंने रफ बीस्ट करके बताया है, यानी कि कोई ऐसा जानवर आने वाला है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स। ये बताना है ये किसकी लाइन है, ठीक है, ये किसकी लाइन है ये बताना है। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन द यंग। देखिए जब मैं लाइव रहती हूँ, अगर लाइव लिया जाए तो वहाँ पे क्या है, हमें वहाँ पे थोड़ा सा रेस्ट करने को मिलता है ना, क्योंकि क्वेश्चन हम पूछते हैं, फिर आंसर आप देंगे, देन हम उसको एक्सप्लेन करेंगे। अब यहाँ पे रिकॉर्डेड क्या होता है, बस पढ़ाते जाना पढ़ाते जाना पढ़ाते जाना, इसमें कहीं स्टॉप नहीं लेना है ना। दैट इज़ नो कंट्री फॉर ओल्ड मैन, यानी कि ओल्ड मैन के लिए अब कोई देश नहीं है। द यंग इन वन अनदर्स आर्म्स, ये बताना है। तो ये जो लाइनें हैं ना, ये लाइनें ना सेलिंग टू बाइजेंटियम की है। सेलिंग टू बाइजेंटियम की फर्स्ट लाइन है ये भी W.B. ईट्स की ही लाइनें हैं, ये ध्यान रखना है। सेकंड कमिंग भी W.B. ईट्स का था, सेलिंग टू बाइजेंटियम ये भी W.B. ईट्स का ही है, और W.B. ईट्स की ये फर्स्ट लाइन है, ठीक है। इसमें जो पोएट है ना वो आयरलैंड, यानी कि आयरलैंड मतलब एक मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड है, उसके बारे में कहते हैं कि यहाँ बूढ़े लोगों के लिए कोई जगह नहीं है। यहाँ सब लोग जवानी, प्रेम और प्रजनन में मग्न हैं, यानी कि अपनी यूथ डेज में, कोई यूथ डेज में मग्न है, कोई लव प्यार करने में मग्न है, कोई सेक्सुअल में मग्न है, और बूढ़े लोगों की जो बुद्धि की कद्र नहीं करते। यहाँ पे एक ऐसा देश है, वो आयरलैंड देश को बता रहे हैं, कोई मटेरियलिस्टिक दुनिया है उसके बारे में कह रहे हैं कि बूढ़े लोगों की कोई जगह नहीं है। यहाँ पे जो यूथ लोग हैं, जो यूथ पीपल हैं, वो अपनी जवानी में मस्त हैं, कोई प्रेम में मस्त है, कोई सेक्सुअल में मस्त है, लेकिन बूढ़े लोगों की कोई कद्र नहीं है। यहाँ पे ये बात कह रहे हैं। नेक्स्ट पे आएंगे, अप्रैल इज़ द क्रूलेस्ट मंथ ब्रीडिंग लिलैक्स आउट ऑफ द डेड लैंड। तो ये भी बताना है ये किसकी लाइन है, फर्स्ट लाइन है। इजी है ये आपके द वेस्ट लैंड, T.S. इलियट का द वेस्ट लैंड की फर्स्ट लाइन है, ठीक है, सबसे शुरुआती लाइन है। और जनरली देखा जाए जो बसंत है, ठीक है, जो अप्रैल यानी कि जो वसंत, यानी कि अप्रैल को खुशी का महीना माना जाता है, यही ना। लेकिन पोएट इसे सबसे क्रूर महीना कहते हैं, क्रूलेस्ट मंथ कहते हैं, क्योंकि ये महीना बंजर धरती से जीवन पैदा करने की कोशिश करता है। यानी कि जब अप्रैल का महीना आता है, आप देखोगे तो वहाँ पे सारी चीज़ें, जितनी मुरझाई चीज़ें हैं, सब खत्म हो जाती हैं और एक नया जीवन होता है, मतलब नए नए पौधे उगते हैं। तो यहाँ पे तो ये वेस्टलैंड बंजर धरती है, और जब अप्रैल का महीना आ गया तो समझ लो उसमें नए नए पौधे उगेंगे, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ ये जो महीना है, ये बंजर धरती से जीवन पैदा करने की कोशिश करता है। मीन्स जो लोग सो चुके हैं, जो सब कुछ भूल चुके हैं, उनकी यादों को जगाने आ गया है, यानी कि उनकी यादों को जगाकर उन्हें दर्द देगा, जबकि सर्दी ने सब कुछ ढककर शांत कर रखा था। तो वेस्टलैंड यहाँ पे ज़मीन से लेके कंपैरिजन करते हैं, जो वर्ल्ड वार के बाद लोगों के दिल में जो दर्द था उसको जगाता है ये अप्रैल का महीना। जिस तरह खाली ज़मीन पर ये पौधे उगाता है, इस तरह इन्होंने कंपैरिजन किया है। वेस्टलैंड की लाइन है, ये ध्यान रखना। एक चीज़ ध्यान रखना, अप्रैल इज़ द प्लीजेंट मंथ, ये किसने कहा है, अप्रैल इज़ द प्लीजेंट मंथ, ये जेफरी चौसर का है। द कैंटरबरी टेल्स में इन्होंने अप्रैल को प्लीजेंट मंथ कहा है, और जस्ट अपोजिट T.S. इलियट ने अप्रैल को क्रूलेस्ट मंथ कहा है। तो ये ध्यान रखना है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ठीक है, आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, ये बताना है ये किसकी लाइनें हैं। आई थिंक इसमें कवर नहीं हो पाएगा, क्योंकि इसमें मैंने 50 क्वेश्चन लिए थे, इसका एक और पार्ट आएगा, ठीक है। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट, तो ये किसकी लाइन है, वेस्टलैंड सेकंड कमिंग क्रो अ लाइट ओजिम इंडियास। तो ये ध्यान रखना, आई विल शो यू, ये जो लाइनें हैं ना, ये भी वेस्टलैंड के सेक्शन 1 की लाइन है। द ब्यूरल डेट की बात होती है ना, उसमें वेस्टलैंड का जो सेक्शन 1 है, जहाँ पे पोएट डेथ और मोर्टैलिटी की बात कर रहे हैं, वो कहते हैं इंसान जीवन
और कुछ नहीं, बस धूल है। इंसानी जीवन जो है वो कुछ नहीं है, बस क्या है, एक मिट्टी की तरह है। मैं तुम्हें एक मिट्टी धूल में डर दिखाऊंगा। आई विल शो यू फियर इन अ हैंडफुल ऑफ डस्ट। मतलब मैं तुम्हें एक मुट्ठी धूल में डर दिखाऊंगा। इसका मतलब ये हुआ कि लास्ट में हम सब क्या बन जाएंगे, मिट्टी बन जाएंगे। और यही जीवन का सबसे बड़ा और डरावना सच है। तो मरने की बात इन्होंने कहा है। वेस्टलैंड का जो वो है ना, ब्यूरियल ऑफ डेड, वहाँ से ली गई ये लाइनें, सेक्शन 1 की। पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग। ये किसकी लाइनें हैं? ठीक है, पोएट्री मेक्स नथिंग हैपन, इट सर्वाइव्स इन द वैली ऑफ इट्स मेकिंग। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो लाइनें हैं ना, ये जो कह रहे हैं ना कि पोएट्री मेक नथिंग हैपन, यानी कि कविता से कुछ घटित नहीं होता, यानी कि पोएट्री लिखने से युद्ध नहीं रुकते या कोई पॉलिटिकल चीज़ें नहीं बदलती। पोएट्री से तो बस एक कला की घाटी में जीवित रहती है। मतलब ये मन बदलने का साधन है पोएट्री लिखना, दुनिया बदलने का हथियार नहीं है पोएट्री लिखना। ऐसा किसने कहा है? तो W.H. ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स की ये लाइनें हैं, ध्यान रखना है। ये W.B. ईट्स की लाइनें हैं, ठीक है। ये एक एलजी है। W.B. ईट्स जो इन मेमोरी ऑफ W.B. ईट्स ना, ये एक एलजी है जिसको किसने लिखा था? ऑर्डन साहब ने लिखा था, W.H. ऑर्डन ने लिखा था। ये ध्यान रखना है, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन। ये किसकी लाइनें हैं? वांट्स चर्च गोइंग सॉलिट्यूड टू अ स्काई लार्क। बियॉन्ड ऑल दिस द विश टू बी अलोन, ये किसकी लाइनें हैं? देखिए ये जो लाइनें हैं ना, ये फिलिप लार्किन की जो पोयम है वॉन्ट्स, उसकी लाइनें हैं, ध्यान रखना, ये उसी की लाइनें हैं। और जो पोएट है वो सामाजिक जीवन, मतलब जो सामाजिक जीवन के प्रेशर, जैसे कि कोई इन्विटेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, जिम्मेदारियों से तंग आ चुका है। यानी कि जो सामाजिक जीवन का जो प्रेशर होता है, सोशल लाइफ का जो प्रेशर होता है, लाइक इन्विटेशन हो गया, कैलेंडर हो गया, जिम्मेदारियाँ हो गई, इन सभी चीज़ों से जो पोएट है फिलिप लार्किन है वो तंग आ चुके हैं। वे कहते हैं कि इन सब के परे इंसान का असली और गहरी इच्छा बस अकेले रहने की, विश टू बी अलोन, यानी कि डेथ की शांति पाने की होती है। तो ये लाइनें वॉन्ट्स की है, ध्यान रखना, फिलिप लार्किन का। नेक्स्ट पे आएंगे, लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग द टेलिंग ऑफ बीट्स। ये किसकी लाइनें हैं? लीव दिस चैंटिंग एंड सिंगिंग एंड टेलिंग ऑफ बीट्स। आई थिंक इसमें पूरा नहीं हो पाया है, खैर हम ले लेंगे और भी ले लेंगे, ठीक है, और भी लाइनें ले लेंगे। तो ये लाइनें जो है ना, ये रविन्द्रनाथ टैगोर जी की गीतांजलि की जो पोइट्री जो नंबर है 11 की लाइनें ली गई हैं, ठीक है। गीतांजलि की जो पोइट्री नंबर 11 की लाइनें हैं। पोएट यहाँ पे जो पुजारी हैं, जो प्रिस्ट हैं, उनको एड्रेस करते हुए कहते हैं कि ये मंत्र गाना और माला जपना बंद करो। लीव दिस चैंटिंग, चैंट मतलब जो जपते हैं, सिंगिंग गाना, यानी कि द टेलिंग ऑफ द बीट्स, ये जो मंत्र गाते हो, ये जो माला जपते हो, इसको बंद करो। इनका मानना है कि भगवान मंदिर के अंधेरे कोने में नहीं मिलते, बल्कि ईश्वर कहाँ मिलते हैं? जहाँ गरीब किसान और मजदूर कड़ी मेहनत कर रहे हैं, वहाँ पे मिलते हैं। तो पुजारियों को एड्रेस करते हुए कहते हैं, गीतांजलि 11 की लाइनें हैं, ठीक है। नेक्स्ट पे आएंगे, आई रिमेंबर दाई, ये ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट लाइनें हैं। आई रिमेंबर द नाइट माई मदर वॉज स्टंग माई मदर वॉज स्टंग बाई अ स्कॉर्पियन। ये किसकी लाइन है? नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है, ये ध्यान रखना। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की ये फर्स्ट लाइन है। इसमें पोएट ना उस बारिश वाले रात को याद करते हैं जब एक बिच्छू ने उनकी माँ को डंक मार दिया था। तो पोइट्री में जो अंधविश्वास में कौन रहता है? गांव वाले रहते हैं। और लॉजिकल रैशनल कौन रहता है? उनके पिता रहते हैं। तो उनके बीच के अंतर को दिखाया गया है। नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन की लाइन है, फर्स्ट लाइन है। नेक्स्ट पे आएंगे, अ विंड इज रफलिंग द 20 पेल्ट ऑफ अफ्रीका। अब यहाँ पे अफ्रीका दे दिया है, अफ्रीका दे दिया ऑब्वियसली। तो ये अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका की लाइन है। ड्रेक वॉलकॉट की जो पोयम है अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका से लाइनें हैं। पोएट जो है वो अफ्रीका के घास के मैदान, यानी कि जिनका रंग शेर की खाल जैसा भूरा है, ट्वेनी है, जो फिर अफ्रीका का जो घास का मैदान है उसके बारे में डिस्क्राइब कर रहे हैं। कह रहे हैं यहाँ हवा जो है वो वायलेंट और उथल पुथल का प्रतीक है, जो कोलोनियलिज्म के दौरान अफ्रीका को परेशान कर रही है। तो अ फॉर क्राई फ्रॉम अफ्रीका की लाइन है, ये ध्यान रखना है। एंड लास्ट क्वेश्चन पे आ गए हैं हम, आई एम एन इंडियन वेरी ब्राउन बॉर्न इन मलाबार। ये कहाँ की लाइन है? तो ऑब्वियसली ये कहाँ की लाइन है, सभी को समझ में आ गया होगा। ये कमला दास की पोएम है, एन इंट्रोडक्शन की लाइन है, ठीक है। ये कमला दास की पोएम एन इंट्रोडक्शन की ली गई है। ये एक कन्फेशनल पोएम है, ठीक है।
कन्फेशनल पोइट्री है। जब क्रिटिक इन्हें इंग्लिश में लिखने से मना करते हैं तो ये अपनी पहचान, अपनी आइडेंटिटी पे जोर देते हुए कहती हैं, मतलब बहुत सारे क्रिटिक हैं जो इन्हें लिखने से मना कर रहे थे, तो ये अपनी आइडेंटिटी पर जोर देते हुए कहती हैं कि आई एम एन इंडियन, मैं एक भारतीय हूँ, वेरी ब्राउन, बहुत सावली हूँ, बॉर्न इन मालाबार, और मेरा जन्म मालाबार में हुआ, मालाबार के केरल में हुआ। मतलब वो अपनी लैंग्वेज और अपनी शर्तों पर जीने का हक मांगती हैं। तो ये एन इंट्रोडक्शन है कमला दास की। तो ये थी भाई 50 क्वेश्चन। कैसा लगा? 1 घंटे में ख़त्म हो गया। 1 घंटा इसलिए लगा क्योंकि हर क्वेश्चन को समझाना, हम थोड़ा सा बैक में जाते हैं, थोड़ा सा रिकॉल करते हैं, तो ऑब्वियसली इतना टाइम लग ही जाएगा। आप इसको फास्ट फॉरवर्ड में करके देख सकते हैं, वो आपकी मर्ज़ी है कैसे आप इसको देखते हैं, लेकिन पूरा देखिएगा क्योंकि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये लाइनें। कम से कम इस वीडियो में आपकी फर्स्ट एंड लास्ट लाइनें का जो है ना वो ख़त्म हो जाएगा कि हाँ फर्स्ट और लास्ट लाइन को यह मैंने रिवीजन करा दिया है। तो अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछता है, फर्स्ट एंड लास्ट लाइन उठाता है किसी भी पोइट्री सेक्शन का, तो यहाँ से आ सकता है क्वेश्चन। ठीक है, मैं नहीं कहूँगी कंपलसरी यहीं से आएगा, ऐसा नहीं है भाई। हम रिवीजन कर रहे हैं, हम सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं, तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं से, है ना। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। एंड अपना फीडबैक लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। इसका पीडीएफ चाहिए तो इसका पीडीएफ आप मेरे टेलीग्राम से ले लीजिएगा। टेलीग्राम पे इसका पीडीएफ मिल जाएगा। टेलीग्राम पे कैसे जुड़ेंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पे इसका पीडीएफ आपको मिल जाएगा। कैसा लगा अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।